वंदे मातरम प्यारे साथियों, यह जियोग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी की 5वीं क्लास रहेगी। हम इससे पहले 4 क्लासों में जो भारत को बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी जो भारत के बारे में, भारत का विस्तार, भारत का जो भौगोलिक विभाजन है उसको हम देख चुके थे और हिमालय हम पढ़ रहे थे जिसमें ट्रांस हिमालय हमने देखा था। आज हम वृहद हिमालय को देखने वाले, जो मुख्य हिमालय है हमारा, इससे आज टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो वृहद हिमालय या इसे ही हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है या ग्रेट हिमालयास। अगर आप देखेंगे हिमालय का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर जो आपको ये हिमालय है या महान हिमालय या वृहद हिमालय है यह दिखाई देगा। और विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ किस कहाँ पर पाई जाती है, किस पर्वत श्रृंखला पर, तो जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है इसी पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब हमने कल देखा था जो ट्रांस हिमालय की चोटियाँ थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन श्रेणियों को हमने देखा था। इसके बाद ये महान हिमालय को देखेंगे। इसके उपरांत हम लघु या मध्य हिमालय को देखेंगे और इसके बाद शिवालिक को देखेंगे। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें देखने वाले। तो सबसे पहले हम किसे देखने वाले, सबसे पहले हम वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय को देखने वाले। अगर हिमालय के निर्माण की बात करें तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की अभिसारी गति के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। ये जो दो प्लेटें थी, यूरेशियन प्लेट और जो भारतीय प्लेट थी, यूरेशियन और भारतीय प्लेट, इन दोनों के मध्य जो अभिसरण, जो एक दूसरे की ओर गति होती है, और जो भारतीय प्लेट है यह यूरेशियन प्लेट के नीचे की ओर जो धंस जाती है। और यहाँ पर जो मलबा था या जो मेग्मा निकला, इससे जो हिमालय का निर्माण होता है। और ये वलित जो मोड़दार पर्वत है, इसलिए हिमालय कैसा है, तो ये नवीन वलित पर्वत है, हम आगे देखने वाले। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की अभिसारी गति के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। भारतीय और यूरेशियन प्लेट की अभिसारी गति। विश्व का सबसे ऊंचा नवीन वलित पर्वत है, यह विश्व का सबसे ऊंचा नवीन वलित पर्वत है वृहद हिमालय। और इस हिमालय का अगर विस्तार देखेंगे तो पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत, इन देशों में इसका विस्तार है महान हिमालय का। और 2400 से 2500 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है, लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर आप हिमालय को देखेंगे तो पूर्व में जो इसका जो है चौड़ाई अधिक होगी, पूर्व में इसकी चौड़ाई अधिक होगी, लेकिन जो ऊंचाई क्या होगी, कम होगी। और जो अगर पश्चिम में देखेंगे, आप पश्चिम में देखेंगे, इस और पश्चिम में, तो अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो जो इसकी चौड़ाई अधिक होगी और ऊंचाई कम होगी। लेकिन अगर इसके पूर्वी भाग में देखेंगे हम तो यहाँ पर चौड़ाई हमें कम मिलेगी और जो ऊंचाई है, ऊंचाई अधिक मिलेगी। जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा की चोटियाँ हमें पूर्वी हिमालय में देखने को मिलती है और पश्चिमी हिमालय में चौड़ाई अधिक है लेकिन ऊंचाई कम है हिमालय की। तो हिमालय का विस्तार पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत में 2400 से 2500 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है और ऊंचाई है इसकी 6100 मीटर। 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है हिमालय की। आगे देखते हम, यहाँ पर आपको जो उत्तर भारत का जो चित्र दिखाई दे रहा है, और उत्तर भारत में यहाँ पर आपको यह नग्गा पर्वत दिखाई दे रहा है। तो नग्गा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में, नग्गा पर्वत से लेकर आपको जो येलो डॉट डॉट दिख रहा है, ये इस प्रकार महान हिमालय फैला हुआ है। तो जो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा की चोटी है, तो पश्चिम में नग्गा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा की चोटी जो अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ तक महान हिमालय का विस्तार है। और विश्व की जो ऊंची चोटियाँ है, पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर मिलती है हमें, तो विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटियाँ हमें वृहद हिमालय के अंतर्गत ही मिलती है। जैसे आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी कौन सी दो चोटियाँ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। बद्रीनाथ और नंदा देवी की चोटियाँ, इसके अलावा भी कई चोटियाँ है और बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेंग, त्रिशूल पर, लेकिन बद्रीनाथ और नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। और जो नंदा देवी है यह उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटियाँ है। इसके आगे हम चलेंगे तो अगर नेपाल हिमालय की बात करें, नेपाल हिमालय में देखेंगे अगर, अर्थात जो नेपाल है यहाँ पर देखेंगे तो हमें धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और मकालू की चोटियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये चोटियाँ हमें कहाँ पर मिलती है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और मकालू, तो यह नेपाल में मिलती है। एक चोटी हमें
पुनः जो बृहद हिमालय पर स्थित है यह सिक्किम में मिलती है और यह है कंचनजंगा की चोटी। कहाँ पर? कंचनजंगा की चोटी सिक्किम में है। और अगर कंचनजंगा के बारे में आप महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे तो हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी कहाँ पर है? सिक्किम में है और 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। अर्थात जो हमने ट्रांस हिमालय पर K2 चोटी देखी थी गोडविन ऑस्टिन, वह किस का भाग है? तो वह ट्रांस हिमालय का भाग है, काराकोरम श्रेणी का भाग थी वो। तो वो जो हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, ट्रांस हिमालय को हिमालय से अलग माना जाता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है, गोडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कौन सी होगी? यह सिक्किम में स्थित जो कंचनजंगा चोटी है, यह जो सर्वोच्च चोटी है हिमालय में स्थित। तो ये बात यही लिखी है कि हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सिक्किम में स्थित जो कंचनजंगा चोटी है और 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो बृहद हिमालय को आपने देखा कि कितना जो इसका विस्तार है, तो 2400 से 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 6100 किलोमीटर के लगभग इसकी औसत ऊंचाई होती है। सबसे पश्चिमी जो इसका पर्वत है नग्गा पर्वत, जो जम्मू कश्मीर में नग्गा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, पूर्व में नामचा बरवा तक अरुणाचल प्रदेश तक इसकी कुल जो है लंबाई है, जिसमें हमें बद्रीनाथ, नंदा देवी की चोटियाँ दिखाई देती है जो कि उत्तराखंड में। इसके अलावा नेपाल में स्थित चोटियाँ है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और मकालू। इसके बाद हमें कंचनजंगा में एक चोटी दिखाई, जो सिक्किम में एक चोटी दिखाई देती है कंचनजंगा, जो कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके आगे अब हम चलते माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो विश्व का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है और इसे चोमो लुंगमा भी कहा जाता है। तिब्बत में इसे चोमो लुंगमा भी कहा जाता है और इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। और इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 1953 में एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और तेंजिंग नॉर्वे, इन दोनों के द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और तेंजिंग नॉर्वे, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति। अगर बात करें शेरपा का नाम आपने सुना होगा, तो शेरपा किसे कहा जाता है? तो नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? शेरपा कहा जाता है नेपाल में। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो कामी रीता शेरपा जी है, इनके पास है सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड। पहली बार एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे के द्वारा की गई थी। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली फर्स्ट महिला कौन थी विश्व में? तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली फर्स्ट महिला जिको तबई थी। कौन थी? जिको तबई थी और जापान की रहने वाली थी जिको तबई। 1975 में माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाली महिला थी। पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल जी है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल जी है। और पहली दिव्यांग महिला कौन सी है? तो जो अरुणिमा सिन्हा जी है, अरुणिमा सिन्हा जी यह पहली दिव्यांग महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली। जो अरुणिमा सिन्हा है, इनकी कहानी बहुत ही मोटिवेशन वाली है। यह एक खिलाड़ी थी, एथलीट थी। ट्रेन से एक बार यह सफ़र करती है तो कुछ लोगों ने जो इनके साथ बदतमीजी की और इन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया और इस घटना में जो एक ट्रेन से इनका पैर कट जाता है। इसके बाद भी अपने हौसलों के दम पर इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और पहली दिव्यांग महिला बनी है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली अरुणिमा सिन्हा जी। अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, इस बात को तो आप भी देख रहे होंगे। आपको कई आंकड़े 8,848 मीटर और 8,850 मीटर जो है आंकड़े देखने को मिलते हैं। 48 मीटर और 50 मीटर कहीं कहीं पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की। तो जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है और अभी हाल ही में करंट में एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया था कि जो हिमालय है इसके पाद में अर्थात हिमालय के पैर में एक नदी प्रवाहित होती है, अरुणिमा नदी, और इसके द्वारा जो अपर्दन हो रहा है, इसके द्वारा जो यहाँ पर कटाव हो रहा है, जिसके कारण जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो इसी के बारे में ये आगे लाइनें लिखी है कि अरुणा नदी द्वारा माउंट एवरेस्ट के गिरिपदीय क्षेत्र में कटाव से माउंट एवरेस्ट के नीचे सतह पर भार कम हो रहा है, जिससे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। तो किससे? तो जो अरुणिमा नदी है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के गिरिपदीय क्षेत्र में कटाव से माउंट एवरेस्ट की नीचे की सतह पर भार कम हो रहा है और जिससे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। अब हम प्रमुख दर्रे देख लेते। अब हम जो
हिमालय है, जो महान हिमालय या जिसे वृहद हिमालय कहा जाता है, इसमें स्थित प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। इसमें स्थित है बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, बोमडिला और यांगयाब दर्रा। अगर आप देखेंगे श्रीनगर, अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है या आपको श्रीनगर से पीओके जाना है, गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में अगर आपको जाना है तो आप श्रीनगर से होकर जाएंगे तो किस दर्रे से आपको जाना होगा। अगर आप श्रीनगर से पीओके या गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में जाना है तो आपको बुर्जिला दर्रे को पार करते हुए या बुर्जिला दर्रे से आपको श्रीनगर से पीओके में जाना होगा। तो श्रीनगर और पीओके को कौन जोड़ता है, तो यह बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर से आपको अगर लेह लद्दाख में जाना है तो आपको जोजिला दर्रे से होकर जाना होगा। तो श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा। इसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में हमें एक दर्रा दिखाई देता है शिपकिला दर्रा, और शिपकिला दर्रे से ही कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है, तो जो सतलज नदी है यह शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती हो, और ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे देखते हैं, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा भी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो माना और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं सिक्किम में हमें दो प्रमुख दर्रे दिखाई देते हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। यहाँ पर जो ला आ रहा है इसका अर्थ ही दर्रा होता है। तो जो नाथुला दर्रा ये कहाँ पर है, सिक्किम में, और जेलेपला दर्रा ये भी कहाँ पर है, सिक्किम में है, नाथुला और जेलेपला। जो नाथुला दर्रे इसी के द्वारा जो चीन के साथ हमारा व्यापार होता है। अरुणाचल प्रदेश में हम देखते हैं बोमडिला दर्रा और यांगयाब दर्रा। बोमडिला दर्रा और यांगयाब दर्रा हमें कहाँ पर दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपको श्रीनगर से पीओके या गिलगित बाल्टिस्तान वाला जाना है तो आपको किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, बुर्जिला दर्रे से। और अगर आप श्रीनगर से लेह जाते तो आपको जोजिला दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। और कौन सी नदी जो है शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, तो भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है सतलज नदी शिपकिला दर्रे के माध्यम से। अब इन्हें हम देख लेते, जो बुर्जिला दर्रा इसके बारे में देखते। जम्मू कश्मीर से पीओके या गिलगित बाल्टिस्तान जाने का रास्ता हमें बुर्जिला दर्रे से मिलेगा। कहाँ से, जम्मू कश्मीर से। जोजिला दर्रा अगर इसके बारे में आप देखेंगे तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा है। शिपकिला दर्रा अगर इसे देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी शिपकिला दर्रे के पास से प्रवेश करती है भारत में। माना दर्रा कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। भारत चीन के मध्य जो व्यापार है यह व्यापार मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, लिपुलेख दर्रे से भारत चीन के मध्य जो व्यापार मार्ग है। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में, अगर नाथुला दर्रे की बात करें तो 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में पुनः खोल दिया गया है। सिक्किम से तिब्बत का मार्ग भी कहाँ से जाता है, तो नाथुला दर्रे से होकर सिक्किम से तिब्बत का मार्ग जाता है। और भारत चीन के मध्य जो ट्रेड है, व्यापार है, वो नाथुला दर्रे के माध्यम से होता है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने का रास्ता भी हमें नाथुला दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है। जेलेपला दर्रे की अगर बात करें तो जेलेपला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में। जेलेपला दर्रा भी। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, जिससे होकर ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यांगयाब दर्रे से। जो नग्गा पर्वत है उसी के पास यांगयाब दर्रा है, और इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। दीफू दर्रा कहाँ पर दिखाई देगा, तो जो दीफू दर्रा है यह भी अरुणाचल प्रदेश में लोकेशन है इसकी। तो एक बार और जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं इन्हें देख लेते हैं। जो श्रीनगर से लेह जाए, अगर श्रीनगर से लेह जाते हैं आप तो आपको जोजिला दर्रे से होकर गुजरना होगा। श्रीनगर को पीओके से जोड़ने वाला दर्रा बुर्जिल दर्रा है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी यहाँ से प्रवेश करती है। माना और लिपुलेख दर्रे उत्तराखंड में। नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम में। जो बोमडिला और यांगयाब दर्रा है ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये किस हिमालय में स्थित है सभी, तो ये वृहद हिमालय जो महान हिमालय इसके अंतर्गत स्थित दर्रे हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ये दर्रे कहाँ पर स्थित है, वृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। बुर्जिला, जोजिला, शिपकिला, माना, लिपुलेख और नाथुला दर्रा, जेलेपला, बोमडिला, यांगयाब और दीफू दर्रा। अब हम मध्य हिमालय के बारे में देखते हैं। मध्य या लघु हिमालय, हमने ट्रांस हिमालय कल देखा था जिसकी श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर थी। आज वृहद हिमालय को देखा, वृहद हिमालय में स्थित जो सर्वोच्च चोटियाँ है उन्हें देखा, और वृहद हिमालय में स्थित दर्रे को देखा, जिसे बुर्जिला दर्रा, जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा
बोमडिला दर्रा, तो इन प्रमुख दर्रों को देखा था हमने। पहले ट्रांस हिमालय देखा था, ट्रांस हिमालय में यह चोटियाँ देखी थी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की। इसके बाद हमने महान हिमालय देखा या वृहद हिमालय, जो कि सबसे पूर्वी या सबसे पश्चिमी जो है हमारा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और सबसे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्व में स्थित जो नग्गा पर्वत है, तो नामचा बरवा से नग्गा पर्वत तक जो हमारा महान हिमालय है लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में। इसके बाद MCD जो घाटी आती है, MCD मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इस घाटी के द्वारा जो वृहद हिमालय है यह लघु हिमालय या जो मध्य हिमालय है इससे अलग होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो से हमारा महान हिमालय लगातार श्रृंखला है, अर्थात ये बीच में कटा हुआ नहीं है, उसी प्रकार हम देखते हैं लघु हिमालय हमारा छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विस्तार है इसका पश्चिम से पूर्व की ओर। इसकी जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ है, पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा उत्तराखंड में और महाभारत श्रेणी नेपाल में। तो जो लघु हिमालय या जो हमारा मध्य हिमालय है, इसकी जो श्रृंखलाएँ या इसकी श्रेणियाँ जो छोटे छोटे भागों में दिखाई देती है, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, नाग टिब्बा और महाभारत। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधार श्रेणी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और नाग टिब्बा कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में। अगर आप देखेंगे कि आपको पूछ ले अगर यहाँ पर जो MCD है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो ये जो घाटियाँ है यहाँ पर पर्यटन के स्थल है, अर्थात लघु हिमालय और जो वृहद हिमालय, इन दोनों के मध्य जो घाटियाँ हैं ये प्रमुख पर्यटन के स्थल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे श्रीनगर आपको देखने को मिलेगा, तो श्रीनगर से यहाँ पर एक दर्रा भी देखने को मिलेगा आपको। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल श्रेणी पर। यहाँ पर श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरेगा? तो बनिहाल दर्रे से। श्रीनगर से जम्मू होकर गुजरने वाला मार्ग किस दर्रे से गुजरेगा? बनिहाल दर्रे से। यहाँ पर आपको रोहतांग दर्रा दिखाई देगा, किस पर? धौलाधार श्रेणी पर है। और कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। और अटल सुरंग भी रोहतांग दर्रे के अंतर्गत आती है, अटल सुरंग रोहतांग दर्रे के अंतर्गत है। तो आपको हमने जो वृहद हिमालय उसमें भी दर्रे देखे थे। अब लघु हिमालय में कौन कौन से दर्रे स्थित है? तो एक दर्रा है हमारा बनिहाल दर्रा जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा, और एक दर्रा हमारा रोहतांग दर्रा, और इसी दर्रे में भी अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। बनिहाल दर्रा है, इसी में कौन सी जो सुरंग स्थित है? तो जैसे रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग है, ऐसे ही बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। तो हम जो महत्वपूर्ण हमारे दर्रे हैं इन्हें देख लेते हैं, और इन श्रेणियों का नाम याद रखना है आपको। लघु हिमालय की श्रेणियाँ कौन कौन सी है? तो पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत, यह किसकी श्रेणियाँ हैं? तो ये जो हमारा लघु या मध्य हिमालय है इसकी श्रेणियाँ हैं। अब रोहतांग दर्रे के बारे में देखते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग इसी रोहतांग दर्रे में स्थित है, जो मनाली को स्पीति से जोड़ने वाली है। अटल सुरंग, और ये किस दर्रे में है? रोहतांग दर्रे में, हिमाचल प्रदेश में। और 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है अटल सुरंग की। बनिहाल दर्रे की बात करेंगे तो आपने देखा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है आपका बनिहाल दर्रा, और इसी में जवाहर सुरंग भी बनाई गई है। जो नेशनल हाईवे 1D है और नेशनल हाईवे 44 है, यहाँ से गुजरता है। किससे? बनिहाल दर्रे या जो जवाहर सुरंग है यहाँ से होकर गुजरता है नेशनल हाईवे 1D और नेशनल हाईवे 44। ये कहाँ से गुजरते? बनिहाल दर्रे से होकर गुजरते। ये आप देख लीजिए, ये यहाँ पर बनिहाल दर्रा, आपका ये बनिहाल दर्रा है यहाँ पर। तो बनिहाल दर्रा यहाँ पर स्थित है। अगर आपको कहाँ श्रीनगर से लेह जाना है, तो आपको किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा? बनिहाल दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। वहीं आपको अगर रोहतांग दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, धौलाधर श्रेणी पर, और अटल सुरंग इसी रोहतांग दर्रे में स्थित है। अब और आगे देखते हैं हम, जो वृहद हिमालय है हमारा और जो लघु हिमालय या जो मध्य हिमालय है, इनके मध्य कुछ घाटियाँ पाई जाती है जो कि पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आप देखेंगे ये पीर पंजाल श्रेणी है, तो पीर पंजाल श्रेणी और वृहद हिमालय के मध्य कौन सी घाटी है? तो जो कश्मीर घाटी है हमें दिखाई देती है वृहद और पीर पंजाल हिमालय के मध्य। जो कश्मीर घाटी है यह हमें वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य दिखाई देती है, और यहीं कश्मीर घाटी में करेवा भूमि या करेवा मिट्टी पाई जाती है, जो जाफरान या जिसे केसर भी कहा जाता है, केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
आगे हम देखें अगर धौलाधर श्रेणी, जो कि हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी और वृहद हिमालय के मध्य हमें कुल्लू घाटी देखने को मिलेगी, जहाँ पर कुल्लू मनाली पर्यटन स्थल है, डलहौजी, धर्मशाला और शिमला पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये कुल्लू घाटी में और धौलाधार और वृहद हिमालय के मध्य स्थित है कुल्लू घाटी। वहीं आप आगे देखेंगे उत्तराखंड में नाग टिब्बा पहाड़ी पर, तो यहाँ पर मसूरी, नैनीताल और रानीताल ये प्रमुख जो आपको पर्यटन के स्थल कहाँ पर मिलेंगे, नाग टिब्बा या उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। इसके आगे महाभारत श्रेणी है, महाभारत श्रेणी और वृहद हिमालय के मध्य काठमांडू की घाटी है, कहाँ पर है, नेपाल में है महाभारत श्रेणी, और इसी वृहद हिमालय और जो महाभारत श्रेणी है इन दोनों के मध्य काठमांडू घाटी है। तो जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, इनके जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट घाटी है यहीं पर ये घाटियाँ पाई जाती है और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भी अगर आप देखते हैं ये लघु हिमालय, तो आप इस तरह देख सकते हैं कि ये लघु हिमालय है। लघु हिमालय की अलग अलग श्रेणियाँ हैं, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा और महाभारत। और यहाँ पर कौन सा वृहद हिमालय है हमारा, यहाँ पर ये वृहद हिमालय है और इनके मध्य जो घाटियाँ पाई जाती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट में, और जो दोनों हिमालय के मध्य घाटियाँ है, तो ये पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। नोट आगे देखते हैं हम, नोट लगाकर जो यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। जो लघु हिमालय हमारा, वृहद हिमालय की तो ऊंचाई अधिक होने के कारण यह बर्फ से ढका होता है वृहद हिमालय, लेकिन जो लघु हिमालय है हमारा, मध्य हिमालय, इसकी ऊंचाई कम है, तो यहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जो कि पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो वृहद हिमालय की अधिक ऊंचाई होने के कारण तापमान कम होने से बर्फ़ जमी होती है, इस कारण यहाँ घास के मैदान का विकास नहीं हो पाया। लेकिन मध्य हिमालय में ग्रासलैंड के जो मध्य हिमालय में ग्रासलैंड के विकास के अनुकूल परिस्थितियाँ है, इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं। यहाँ मध्य हिमालय मान ले और ये जम्मू कश्मीर और ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र मान ले, तो जम्मू कश्मीर में जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं इन्हें मर्ग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, उन्हें सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को। वहीं उत्तराखंड में जो छोटी छोटी घास के मैदान हैं इन्हें बुग्याल और पयार के नाम से जाना जाता है, जो कि चरवाहा भूमि होती है, और बुग्याल और पयार के नाम से उत्तराखंड में छोटे छोटे घास के मैदानों को जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है पक्का। इसके बाद अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सुरंग का उद्घाटन किया था, जेड सुरंग का। तो जेड सुरंग का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। अभी करंट का क्वेश्चन है तो इसे भी देख लेते हैं। जोजिला सुरंग का भाग है जो जेड मोड़ सुरंग है, ये जोजिला सुरंग का भाग है और इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है और 2 लेन वाली जो है जेड मोड़ सुरंग है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिला है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनवीर और सोनमर्ग को जोड़ने के लिए इस जेड सुरंग का निर्माण किया गया है। किस जिले के, गांदरबल जिले के गगनवीर और सोनमर्ग स्थान को जोड़ने के लिए। यह श्रीनगर लेह मार्ग पर स्थित है, श्रीनगर लेह मार्ग पर स्थित है और 8650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो जेड सुरंग है। अब शिवालिक हिमालय के बारे में देख लेते हैं। शिवालिक के बारे में देखें इससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, इसके मध्य जो घाटी है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे सचर जोन कहा जाता है। इंडो तिब्बत सचर जोन के नाम से जाना जाता है ट्रांस हिमालय और जो महान हिमालय इसके मध्य स्थित घाटी को। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो घाटी है इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। और मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य जो घाटी है इसे मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। और शिवालिक और जो उत्तर भारत का मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसके मध्य जो घाटी है इसे HFF के नाम से जाना जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ये ध्यान में रखना है। अब शिवालिक के बारे में देख लेते हैं और इसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। तो जो शिवालिक है यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हमने देखा था सबसे पहले वृहद हिमालय का निर्माण होता है, इसके बाद लघु हिमालय का और इसके बाद शिवालिक हिमालय का। तो हिमालय की नवीनतम श्रेणी कौन सी है, शिवालिक है। सर्वाधिक वनाच्छादित श्रेणी है अर्थात इसकी ऊंचाई कम है, तो यहाँ पर हमें वन भी दिखाई देंगे और वन होते हैं अर्थात यहाँ पर वर्षा भी होती है। तो वन है अर्थात यहाँ पर वर्षा भी होती है, तो यहाँ वर्षा जो वनाच्छादित क्षेत्र है यह जो शिवालिक हिमालय है। और मेन बाउंड्री फॉल्ट जो MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट घाटी है, यहाँ पर जो शिवालिक और जो हमारा लघु या मध्य हिमालय है इनके मध्य जो घाटियाँ पाई जाती है इन्हें दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पश्चिम में दून है, दून जैसे कि देहरादून, और पूर्व में जैसे द्वार घाटियाँ है इन्हें द्वार के
नाम से जानते हैं, जैसे हरिद्वार। तो एग्जाम्पल के लिए दून और द्वार के नाम से जानते हैं, और जैसे देहरादून और हरिद्वार। तो ये शिवालिक के बारे में देख लिया। तो हमने जो आज है हमारे वृहद हिमालय के बारे में देखा, इसकी प्रमुख जो ऊंची चोटियाँ है वृहद हिमालय की। इसके बाद हमने मध्य हिमालय देखा जिसमें प्रमुख पर्यटन के स्थल देखे और यहाँ के प्रमुख दर्रे देखे। इसके बाद हमने शिवालिक को देखा, और शिवालिक का जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये सबसे नवीनवलित पर्वत है शिवालिक। ये यहाँ पर वनों से आच्छादित होता है, यहाँ पर वर्षा होती है, और यहीं पर जो घाटियाँ स्थित है दून और द्वार, जैसे देहरादून और हरिद्वार, ये घाटियाँ भी हमें शिवालिक और जो मध्य हिमालय है इनके मध्य देखने को मिलती है। तो आज हमने हिमालय को कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हम ट्रांस हिमालय देख चुके हैं, जिसको बहुत अच्छे से हमने ट्रांस हिमालय को समझा था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते जो पहले ट्रांस हिमालय का हुआ है, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक या प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो, क्लास अच्छी हो, आपको बेहतर बहुत अच्छे से समझ आ रही हो क्लास, तो कमेंट को ज़रूर करें अपना एक प्यारा सा। और वीडियो को अगर लाइक कर सकते तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। धन्यवाद। जय हिंद।